हेलो बच्चों। पिछले अध्याय में या पिछले ई लेक्चर में हमने इल्तुतमिश की प्रारंभिक कठिनाइयों के विषय में और इल्तुतमिश की विजयों के संदर्भ में चर्चा की थी। इस वीडियो लेक्चर में हम इल्तुतमिश की शासन प्रणाली के संदर्भ में चर्चा करेंगे। इल्तुतमिश की शासन प्रणाली के अंतर्गत हम इल्तुतमिश के द्वारा तुर्कदास अधिकारियों के एक दल की चर्चा करेंगे, जिसे उसके द्वारा गुलामों के दल या तुर्कान चहलगानी के नाम से संबोधित किया गया। इक्ता प्रणाली क्या थी और इस इक्ता प्रणाली को लागू करने के क्या उद्देश्य थे, इस मुख्य बिंदु पर भी बात करने का प्रयास करेंगे। साथ में ही मुद्रा प्रणाली, न्याय व्यवस्था, इसके अलावा इल्तुतमिश को जो खलीफा से मान्यता पत्र की प्राप्ति हुई थी वो क्या था और उसके बाद क्या उसने सुल्तान की उपाधि धारण कर ली थी, इन मुख्य बिंदुओं पर बात करने का प्रयास इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से किया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इल्तुतमिश की शासन प्रणाली के अंतर्गत तुर्कान ए चहलगानी या 40 गुलामों के दल के जो गठन उसके द्वारा किया गया था उसके संदर्भ में। तो इल्तुतमिश ने प्रशासन के क्षेत्र में सबसे पहला जो उसका कार्य था कि उसने अपने जो विश्वास पात्र और जो स्वामी भक्त अमीर थे उनको लेकर एक गुट का निर्माण किया जो उसको प्रशासन को चलाने में मदद कर सके। क्योंकि जब इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा तो उसने यह महसूस किया कि जिन व्यक्तियों की उन्नति मुइजुद्दीन या कुतुबुद्दीन की कृपा से हुई है वो सरदार उसको सुल्तान के रूप में स्वीकार नहीं कर पाएंगे। साथ में ही उसने यह भी समझ लिया कि उसके जो अधीन कर्मचारी हैं उनकी पूर्ण स्वामी भक्ति प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है कि सभी उच्च पदों पर वह अमीर नियुक्त करे जो उसकी उन्नति के लिए पूर्ण रूप से उसकी कृपा पर ही निर्भर रहे। तो इस कार्य को करने के उद्देश्य से उसने अपने तुर्क दास अधिकारियों के एक दल का गठन किया जो 40 गुलामों के दल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 40 गुलामों के इस दल को जियाउद्दीन बर्नी जो कि तारीख फिरोज शाही के लेखक हैं, उन्होंने तुर्कान चहलगानी के नाम से इस दल को पुकारा है। 40 गुलामों के दल से तात्पर्य संख्यात्मक रूप से नहीं था कि ये 40 लोगों का या 40 के दल के सदस्यों की संख्या 40 थी, बल्कि इस दल में वो जो तुर्क अमीर थे उनको रखा गया था जो अपने प्रारंभिक जीवन में इल्तुतमिश के दास थे और जो उसी की कृपा से ऊंचे पदों पर पहुंचे थे। तो यह इसकी संख्या 40 नहीं थी, बल्कि ये इल्तुतमिश के स्वामी भक्त थे जो उसको प्रशासन के क्षेत्र में पूरी तरह से सहयोग करने के लिए या सहायता देने के लिए इनको नियुक्त किया गया था। अब बात करते हैं इक्ता प्रणाली का प्रचलन इल्तुतमिश के द्वारा किया गया। तो बात करते हैं बच्चों की इक्ता प्रणाली क्या है या इक्ता प्रथा क्या है। इक्ता जो प्रथा है ये मध्य एशिया के जो मुस्लिम राज्य थे उनमें प्रचलित थी और इल्तुतमिश ये जो प्रणाली है मध्य एशिया से भारत लेके आया था। इक्ता का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो भूभाग होता है, भूमि का भाग। और दो प्रकार की इक्ताएं होती थी, छोटी इक्ता और बड़ी इक्ता।
छोटी जो इक्ता होती थी उसमें भू राजस्व अनुदान होते थे, जो लोगों को उनकी सैनिक सेवाओं के बदले दिए जाते थे। कहने का मतलब छोटी इक्ताओं को व्यक्ति की सैनिक सेवाओं से प्रसन्न होकर उनको दिया जाता था, और जिन्हें ये प्रदान की जाती थी उनको जो भू राजस्व वसूल करने का अधिकार उसी व्यक्ति को उसका होता था। जबकि जो बड़ी इक्ताओं, ये जो छोटी इक्ताएं होती थी, ये बड़ी इक्ताओं की भांति प्रशासनिक उत्तरदायित्व इनके साथ नहीं जुड़े होते थे। अब बात करते हैं बड़ी इक्ताओं की। तो ये जो बड़ी इक्ता होती थी ये प्रांतों की भांति होती थी, और जो ऊंचे पद के जो अधिकारी होते थे या कर्मचारी होते थे उनको ये प्रदान की जाती थी, और जिसको इक्ता प्राप्त होती थी उसको मुक्ता कहते थे, या कभी कभी बलि उसके लिए कहा जाता था। अब बात करते हैं कि इक्ता का जो अधिकारी होता था, मुक्ता या बलि, उसके कार्य क्या क्या थे। तो अपने प्रदेश की रक्षा करना उसका मुख्य कार्य होता था, अर्थात जो इक्ता उसको मिली हुई होती थी उसकी शासन व्यवस्था या शांति व्यवस्था बनाए रखना उस मुक्ता या बलि का कार्य था। और आवश्यकता पड़ने पर केंद्रीय सरकार को सैनिक दस्ते भेजना या सिपाही भेजना भी उसके कार्य में शामिल था। इसके अलावा अपनी जो इक्ता है इसके भू राजस्व की वसूली करना, और भू राजस्व से अपना भी वेतन लेना, अपनी सेना का वेतन देना और प्रशासन के खर्चे काटना, और उसके अलावा जो बचता था वो केंद्रीय जो कोष होता था उसमें उसे जमा कराना होता था। इल्तुतमिश ने जो स्थानीय जो हिंदू सामंत हैं, या एक तरह से उसने सामंतशाही व्यवस्था का विनाश करने के लिए और साम्राज्य के जो दूर स्थित जो प्रदेश थे उनको साम्राज्य से जोड़ने के लिए इस व्यवस्था का सहारा लिया था। उसने अपने साम्राज्य को इसलिए इक्ताओं में बांटा या प्रांतों में बांटा, और उनमें मुक्ताओं के पद पर अपने विश्वास पात्र व्यक्तियों को या अमीरों को उसने नियुक्त किया, और उन व्यक्तियों के पास उसने बड़ी बड़ी सेना रख दी, जिससे कि उन इक्ताओं में शांति और व्यवस्था बनी रहे, और ये सेना के डर के मारे जो स्थानीय हिंदू सामंत हैं उनका भी दमन किया जा सके, या जो स्थानीय हिंदू सामंत हैं वो इन इक्ताओं पर आक्रमण करने का ना सोच सके। तो ये उसकी जो इक्ता प्रणाली है उसका मुख्य उद्देश्य था इस तरह की व्यवस्था को लागू करने का। अब बात करते हैं मुद्रा प्रणाली की। तो इल्तुतमिश ने मुद्रा प्रणाली को भी व्यवस्थित करने का प्रयास किया, और उसने पूर्ण रूप से अरबी ढंग के चांदी का एक नया सिक्का चलाया जिसको टंका कहा गया, और जिसका जो तोल था वो 125 ग्रेन था। इस चांदी के टंके के साथ साथ उसने तांबे का एक छोटा जीतल भी चलाया। साथ में ही इल्तुतमिश ने अपने टंके पर अपनी जो टकसाल है जहां से वो निकाला जाता था वो सिक्का, उसके नाम लिखने की परंपरा को भी उसने भारत में आरंभ किया। विदेशों में यह परंपरा प्रचलित थी, और इल्तुतमिश इस परंपरा को भारत में लेके आया था कि अब टंकों पर टकसाल का नाम अंकित होने लगा। अगर न्याय व्यवस्था की बात करें तो उसने समुचित व्यवस्था की न्याय के क्षेत्र में, और इस संदर्भ में इब्न बतूता ने लिखा भी है कि शाही महल के द्वार पर
उसने 2 सिंहों की मूर्ति लगा रखी थी, जिनके मुख में जो एक जंजीर बांध रखी थी, और जो भी फरियादी होता था उस जंजीर को खींचकर न्याय की मांग कर सकता था। यह व्यवस्था सिर्फ रात के लिए थी। दिन में कोई भी व्यक्ति लाल वस्त्र पहनकर अगर आता था तो यह समझ लिया जाता था कि इस व्यक्ति को कुछ कष्ट है, और सुल्तान के आदेश के अनुसार तुरंत ऐसे व्यक्तियों की फरियाद सुनी जाती थी। अब बात करते हैं कि इल्तुतमिश ने अपने सुल्तान या सम्राट की पदवी को वैधानिक दर्जा देने के लिए खलीफा से मान्यता पत्र की प्राप्ति की थी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था इल्तुतमिश का कि उसने अपने राज्य अधिकार के लिए खलीफा जो कि ईसाइयों के पोप की भांति ही मुस्लिम जगत का भी सर्वोच्च अधिकारी होता था, उसने मान्यता पत्र प्राप्त किया। 1229 में उसने बगदाद का जो खलीफा था अल मुस्तसीर बिल्लाह ने उसको खिल्लत भेजकर दिल्ली सल्तनत को एक स्वतंत्र इस्लामी राज्य और इल्तुतमिश को उसका शासक स्वीकार किया गया। यद्यपि यह मात्र औपचारिकता ही थी, किंतु इससे उसकी जो व्यक्तिगत जो प्रतिष्ठा है उसमें काफी वृद्धि हो गई और उसकी सत्ता को धार्मिक और राजनीतिक मान्यता प्राप्त हो गई। अब हम बात करते हैं कि इल्तुतमिश ने इस तरह की व्यवस्था लागू करके प्रशासन को पूरी तरह से सुगठित किया। अपने राज्य में जो दूर दूर के प्रदेशों में जो विद्रोह हो रहे थे उनको दबाने के लिए उसने इक्ता प्रणाली लागू की, नए सिक्के चलाए, साथ में ही स्वामी भक्त अमीरों का चालीसा का गठन किया। इसके अलावा उसने अपने जीवन काल में ही अपने उत्तराधिकारी की घोषणा कर दी थी। यद्यपि जो इस्लामी जो समाज होता है या इस्लामी जगत में उत्तराधिकार का कोई निश्चित नियम नहीं होता, और राज्य के जो सबसे योग्य और जो शक्तिशाली व्यक्ति होता है वो शासक बन सकता था। और इसी कारण से मध्यकालीन इतिहास में अगर हम बहुत सारे हमें ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जब सत्ता का संघर्ष हुआ या उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ और इसके लिए बहुत ज़्यादा रक्तपात हुआ, किंतु इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल में ही अपनी पुत्री रजिया को, जो उसके विचारों से उसके जीवित सारे जो पुत्र थे उनमें सबसे योग्य थी, उसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था, और इस तरह से उसने एक नई परंपरा को आरंभ किया। ये अलग बात है कि जब उसकी मृत्यु हुई तो उसको उसकी जो नियुक्त जो उत्तराधिकारी थी रजिया, उसको उसका उत्तराधिकारी नहीं बनाया गया, बल्कि उसका जो दूसरा पुत्र था उसको उत्तराधिकारी बनाया गया। इस तरह से इल्तुतमिश मध्यकालीन भारत का श्रेष्ठ शासक था, और उसने अपने कार्यों के माध्यम से भारतीय इतिहास पर अमिट छाप छोड़ी। उसने देश को एक राजधानी, एक स्वतंत्र राज्य, राजतंत्रीय शासन और शासक वर्ग प्रदान किया। साथ में ही उसने कुतुबुद्दीन ऐबक जो अधूरा कार्य छोड़ गया था उस कार्य को उसने अपने हाथ में लिया, और उसने भारी संकटों में संघर्ष करके और उसने एक महान राज्य की स्थापना की और लंबे समय तक ये दिल्ली सल्तनत कायम रहा। इस संदर्भ में प्रोफेसर निजामी कहते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो दिल्ली सल्तनत की सिर्फ रूपरेखा ही या कल्पना मात्र ही की थी, लेकिन इल्तुतमिश ने उसे रूप और स्तर, वाहिनी शक्ति, निर्देशन, शासन प्रणाली
और शासन वर्ग प्रदान किया। तो इन्हीं आधारों पर इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक उत्तराधिकारी या वास्तविक जो संस्थापक है वो माना जाता है।